फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स। मैं अपनी सेकंड क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शन का। जो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि प्रोजेक्शन के दोनों पार्टों को मैंने कैसे डिवाइड किया है। आगे इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आप लोग से बोलना चाहेंगे कि जो है जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को देखा नहीं है वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और लाइक कमेंट्स भी करें। और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि इसमें जैसे बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें आपके लेटर्स जो हैं वो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पूर्ण रूप से वो विजुअल नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा उन साइजों को बड़ा किया है। बेसिकली क्या है, कुछ ग्राफ्स और उनके माध्यम से कुछ चीज़ों को जब लेके चलते हैं तो वो कुछ चीज़ें हमें स्टार्टिंग से ही लेके चलनी पड़ती है। और छोटा लिखने का एक कारण और भी था कि मैं सभी लोग का इसका जवाब, जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन था, उसका आंसर यही था कि मैं जैसे इस ग्राफ को पूरे समझाना चाहता हूँ कि प्रोजेक्शन का क्या आइडिया। अगर मैं इस आधे पार्ट को समझाता हूँ तो उसमें थोड़ा सा आपको बाद में समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि मतलब हम इनको कैसे पार्ट वाइज समझें। तो एक बार जब आपको ग्राफ पूरा दिख जाता है तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने इसलिए थोड़ा सा लेटर्स को बड़े किया है, तो और कोई रीजंस नहीं था इसका। अगर मैं पहले यहाँ से लिखना चालू करता हूँ फिर पूरा लिखूंगा तब तो एक तरीके का आपका मिनट्स बढ़ते जाएंगे वीडियोस के। तो इसलिए मैंने एक बार पूरा लिखने के बाद वीडियो को जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है कि एक बार इस चीज़ को आप जब देख पाएंगे तो इजिली आप इसको समझ पाएंगे। इसलिए हमने जो है उन लेटर को एक साथ छोटा लिख के और पूरा समझाने की कोशिश किया था। तो अभी मैंने आज जो हमारा सेकंड टॉपिक, लेकिन आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, और इस वीडियो में जो भी आपको सुझाव ऐसे लगते हैं कि ये प्रॉब्लम है इसमें ये है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या पर्सनली आप जो लोग जानते हैं मुझे डायरेक्टली उन्हें पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैं उन चीज़ को जरूर अगले वीडियो में इनकॉर्पोरेट करूँगा। जैसे जिन जिन लोगों के क्वेश्चंस थे तो मैंने उसको थोड़ा सा आज, जिनमें सबसे ज़्यादा लोगों का जो क्वेश्चन था वो यही था कि सर थोड़ा छोटा दिखता है, तो मैंने उसको जो है कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोग इसको लाइक भी करेंगे, और जो भी आपके सुझाव होंगे वो भी हमें इस कमेंट बॉक्स के जरिए आप बताएंगे। ठीक है, ओके ओके गाइड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये जैसे यहाँ पर आज मैंने कल बात की थी लाइन्स के बारे में, लाइन की थिकनेस के बारे में और पेजेस के बारे में। अब उसके जस्ट आगे मैं प्रोजेक्शन में इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैंने जो टाइप्स ऑफ लाइन लिखी है वो राइट हैंड की तरफ कॉर्नर पर आप देख रहे होंगे सभी। इन्हीं लाइनों के माध्यम से आगे जो भी ग्राफिक्स आने वाले हैं, प्रोजेक्शन बनने वाले हैं, वो इन्हीं के माध्यम से बनेंगे। लेकिन बेसिकली सबसे पहले हम प्रोजेक्शन को जान लेते हैं कि प्रोजेक्शन है क्या। तो प्रोजेक्शन को जिन लोगों को पता है ठीक है, और जिनको नहीं पता, प्रोजेक्शन को हिंदी में अगर हम कहें तो उसको प्रक्षेप कहते हैं। वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोजेक्शन को हम प्रक्षेप कहते हैं। वो मैंने लिख दिया है। अब प्रोजेक्शन को कितने भागों में डिवाइड किया है? प्रोजेक्शन को दो भागों में मैंने डिवाइड किया है। अब यहाँ पर जो पहला है वो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है। क्या है? पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। और दूसरा है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को हम कहते हैं चित्रीय प्रक्षेप। क्या कहते हैं? चित्रीय प्रक्षेप। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चित्रीय प्रक्षेप। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज ए लंब कोणीय प्रक्षेप। लंब कोणीय प्रक्षेप। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में डिफरेंस यह है, चित्रीय आपको लग ही गया होगा कि वह चित्र की तरह दिखना चाहिए, और लंब कोणीय प्रक्षेप में क्या है? जिनके कोण लंबे हों अर्थात 90 डिग्री पर हों वह लंब कोणीय प्रक्षेप या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, जो चित्र की तरह दिखे। अब चित्र की तरह वो कैसे दिखेगा? चित्र की तरह वो इस तरीके से दिखेगा जब उसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जहां पर 3 डायमेंशन एक साथ बनती हैं तो वह चित्र 3D मॉडल कहलाता है या चित्रीय प्रक्षेप कहलाता है। तो इसको हम किससे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यह जो एरिया है ये 3D एरिया भी कहलाता है।
क्या 3D, 3 डायमेंशन। कौन कौन सी? हाइट हो, लेंथ हो, विड्थ हो या थिकनेस हो, कोई भी 3 डायमेंशन मिलकर अगर किसी चित्र में एक साथ दिख रही हैं तो वह चित्र 3D जो है कहलाता है। ये चित्रीय प्रोजेक्शन कहलाता है या पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर बताएं हमें। लंब कोणीय प्रक्षेप क्या है? जिनके कोण लंबे हों अर्थात 90 डिग्री पे हों वह चित्र ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या लंब कोणीय प्रक्षेप कहलाते हैं। तो ये एरिया, इसके अंदर पिक्टोरियल जब भी बनेगा उसमें 3 डायमेंशन शो होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। और लंब कोणीय प्रक्षेप अर्थात 90 डिग्री होगा, यानी जिसमें सिर्फ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यानी उसमें 2D यानी 2 डायमेंशन होंगे। 90 डिग्री में क्या होता है दोस्तों? 90 डिग्री में होता है कि 2 लाइन खींची है, कैसे और कैसे, ये क्या कहलाया? 90 डिग्री। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें लेंथ हो सकती है और हाइट हो सकती है। कितनी डायमेंशन हुई? 2 हुई। लेकिन पिक्टोरियल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ईंट बनानी है, अगर मैंने यहां पर कोई ईंट बनाई, कितनी डायमेंशन हुई? यल हो गई, विड्थ हो गई, यच हो गई, 3। तो यह एक चित्र की तरह आपको दिख रहा है और यह क्या दिख रहा है? लंबकोणीय। तो यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी चित्र में 3 डायमेंशन एक साथ देख पा रहे होते हैं तो वह चित्र पिक्टोरियल प्रोजेक्शन अर्थात चित्रीय प्रक्षेप कहलाता है। और वह फिगर जिसमें 90 डिग्री हो अर्थात 2 डायमेंशन एक साथ दिख रही हो वह लंबकोणीय प्रक्षेप कहलाता है। तो बहुत ही साफ शब्दों में है कि जिन चित्र में 3 डायमेंशन एक साथ दिखें और वह चित्र की तरह फील भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि 3 डायमेंशन जहां पर जुड़ेंगी वो चित्रीय प्रक्षेप हो ही जाएगा। और दूसरा जिसमें 2 डायमेंशन होंगी और 90 डिग्री होगी। कोई भी एक चीज फॉलो करो आप, चाहे वो डायमेंशन 2 हो या फिर 90 डिग्री को फॉलो कर रहा हो, तो उसमें 2 ही डायमेंशन होगी। तो इस तरीके से दोनों को डिफाइन किया गया है, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन और लंबकोणीय प्रक्षेप। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, चित्रीय प्रक्षेप और लंबकोणीय। अब दोनों के पार्ट वाइज हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हम इसको ग्राफ के जरिए आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे। तो ग्राफ के जरिए हम आपको यही बता रहे हैं इसके अंदर कि पहला हमारा है जैसे पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में 3D के अंदर पर्सपेक्टिव व्यू, और दूसरा है हमारा ऑब्लिक व्यू, तीसरा है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। अब इन तीनों व्यू को मुझे अलग अलग समझना है, अलग अलग, यानी पिक्टोरियल के अगर अंदर है तो इसके अंदर जितने भी तीनों चित्र होंगे ये सारे के सारे 3D होंगे, लेकिन इसमें भी कुछ डिफरेंस होगा सभी में। अब वो डिफरेंस मैं आपको इस माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे इसमें हमारा लिखा है पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू इज ए संदर्श प्रक्षेप। क्या होता है? संदर्श, ये होता है हमारा संदर्श प्रक्षेप, संदर्श प्रक्षेप। अब जानने की जरूरत है संदर्श प्रक्षेप है क्या? संदर्श प्रक्षेप उसे कहते हैं नन ऑफ एंगल नन ऑफ डायमेंशन, नन ऑफ एंगल एंड नन ऑफ डायमेंशन। इसका मतलब समझ रहे हैं? जिस चित्र में ना कोई डिग्री हो ना कोई डायमेंशन निर्धारित हो उसे हम क्या कहेंगे? संदर्श प्रक्षेप या पर्सपेक्टिव व्यू। लेकिन वो चित्र की तरह दिखेगा। ठीक है? क्या दिखेगा? चित्र की तरह बिल्कुल दिखेगा। वो कैसे करेंगे हम? देखो अभी बता रहे हैं हम आपको। यानी इसके नीचे जैसे हम कोई चित्र बनाते हैं, मान लीजिए एक चित्र बनाया हमने, ये बना लिया ना, तो इसमें हमने कोई लेंथ लिखी, ना ही कोई डायमेंशन लिखी, ना ही कोई डिग्री लिखी, ना ही कितने डिग्री पे ये बैक साइड है या आगे साइड है, यानी कुछ भी नहीं दिया। लेकिन एक चीज तो है कि इससे ये पता चल रहा है कि ये कोई डस्टर हो सकता है, ये कोई ईंट हो सकता है, ये कोई बुक हो सकती है, यानी कुछ ऐसा है। और क्यों ये पिक्टोरियल के अंदर है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर हमने इसको यल माना, इसको डब्ल्यू माना और इसको हाइट माना।
तीन चीजें अगर मान ली तो क्या हुआ, इस 3D को फॉलो कर गया जी, नहीं कर गया, कर गया। तो ये क्या कहलाएगा, 3D डायमेंशन पर्सपेक्टिव व्यू। अब अगर ठीक इसी के बगल हम बात करें ऑब्लिक व्यू की, तो ऑब्लिक व्यू क्या होता है, ऑब्लिक व्यू के अंदर जब हम देखेंगे, इसमें मैंने क्या बताया, नन ऑफ एंगल, ये हमेशा याद रखना, नन ऑफ एंगल और नन ऑफ डायमेंशन। जिस चित्र में ना डिग्री हो ना डायमेंशन हो, वह कौन सा प्रक्षेप कहलाएगा, पर्सपेक्टिव व्यू या संदर्श प्रक्षेप। एग्जांपल के माध्यम से मैंने इसको समझने की कोशिश की। अब ऑब्लिक व्यू क्या है, तिर्यक प्रक्षेप। अब तिर्यक प्रक्षेप हमारा ऑब्लिक व्यू भी है, तिर्यक प्रक्षेप हमारा सिमेट्रिक व्यू भी है। अब हम दोनों व्यू में अगर समानता देखें तो क्या है, समान इसलिए कि दोनों तिर्यक हैं, यानी दोनों में डिग्री पे बनेंगे, बट ऑब्लिक और इसमें भी आपस में डिफरेंस रहेगा। तो आगे ड्राइंग में इसका यूज इसलिए नहीं रह जाता कि आपको जहां पर भी कोई चीज लिखी मिलेगी वो चीज हमेशा क्या होगी, या तो डिग्री में होगी या तो हमेशा डायमेंशन में होगी। तो आपको ये चीज हमेशा जो है उसको समझने की कोशिश करना है। दूसरा, जैसे हम इसके अंदर लिखते हैं ऑब्लिक व्यू। अब ऑब्लिक व्यू के अंदर अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कोई भी चित्र हम बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे इसमें क्या है, नन ऑफ डिग्री नन ऑफ डायमेंशन है, वैसे इसमें ऑब्लिक व्यू के अंदर 45 डिग्री पर कोई चित्र बनेगा। ये अपना चित्र देख के ही हमको पता चल जाएगा कि 45 डिग्री पर कैसे है, और 45 डिग्री पर, और इसमें क्या है, ये चित्र जो बनेगा वो 30 डिग्री पर बनेगा। यानी एक ऐसा फिगर से है जिसके अंदर कोई डिग्री कोई डायमेंशन नहीं है, एक ऐसा फिगर है जिसके अंदर 45 डिग्रीज है, और एक कैसा है, आइसोमेट्रिक व्यू है जो 30 डिग्री पर है। अब हमें ऑब्लिक व्यू के अंदर देखना है कि 45 डिग्री पर हम किसी भी फिगर को कैसे मेंटेन करते हैं या उसको कैसे बनाते हैं। सेकंड आता है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू जो 30 डिग्री पे आता है, और इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो जब भी हम फिगर को डिजाइन करते हैं तो हमेशा उसको बेस पर ही करते हैं। तो हम इसके अंदर ऑब्लिक व्यू के अंदर आते हैं, जो भी चीजें हमारी 45 डिग्री पर बनेंगी वो किस तरीके से बनेंगी, एक बेस लाइन पर बनेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई बेस लाइन लिया, क्या लिया, एक बेस लाइन मैंने लिया। अब बेस लाइन के माध्यम से मैंने कोई 1-2 डिग्री पे पॉइंट बनाया। मैं क्या कह रहा हूं कि इस चित्र में 45 डिग्री चित्र, चाहे दाएं हो या बाएं हो, किधर भी किसी भी साइड से चित्र को अगर हम 45 डिग्री पर उठाएं तो यह चित्र क्या होगा, एक साइड से 45 डिग्री पर बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे आप, प्रोटेक्टर की सहायता से इसको क्या करेंगे, 45 पे एक पॉइंट बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और एक 90 डिग्री पर बना लेंगे। अब सपोज दैट क्या किया हमने, 90 डिग्री पे ये पॉइंट बनाया और 45 डिग्री पर ये पॉइंट बनाया, और दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया। अब इसमें बनाने का तरीका सेम है कि हम इसके पैरेलल इसको बनाएं। अब अगर मान लीजिए हम इसके पैरेलल इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो कैसे बनाएंगे, ये, और इसको आपस में मिला देंगे। और इस पे अगर हम कोई एक निश्चित दूरी लेते हैं, मान लो 40 लेते हैं, तो 40 से इसको मिला देते हैं। दोबारा फिर हम क्या करेंगे, इसको भी इस लाइन को पैरेलल बनाने के बाद इसको 40 डिग्री पर मिला देंगे, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है, हमारा 40 डिग्री हो गया। दूरी कितनी हुई, ये हमारी हो गई। और ये क्या है, ये भी हमारा डायमेंशन हो गया। हाइट की इसकी एक पर्टिकुलर कोई डायमेंशन होगी। अब मान लो मैंने इस चित्र को 80, इसको 60 और इसको 40, ठीक है। अब इसमें एक लाइन और जो है वो भी मैं दिखा देता हूं आपको कैसे बनेगी, ठीक है, बन गया। तो कहने का मतलब इतना है कि अब ये चित्र आपको, इन दोनों चित्र में समानता दिख रही है, नहीं दिख रही है, दिख रही है। और ठीक अगर इसी फिगर को हम सेम डायमेंशन में अगर इसको समझें आइसोमेट्रिक व्यू को, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक कोई बेस लाइन खींचेंगे, ले लिया मान लो ये लाइन। अब इस लाइन को लेने के लिए मैंने फिर से वही काम किया, क्या किया, एक बेस पे एक पॉइंट बनाया प्रोजेक्टर की सहायता से, और 40 mm इसको ऊपर ले गए और इसको 45 डिग्री पर सीधे लाके इस पॉइंट से मिला दिया। दूसरी लाइन ले जाके इसके पैरेलल में सीधे ऊपर मिलाया, और 40 डिग्री पे इसको 30 डिग्री पे सीधे यहाँ पर
30 डिग्री से मिला दिया, 30 डिग्री वाली लाइन सीधे बॉटम एंड में मिलाया। अब इस पूरे पूरे फिगर को हम बनाने के लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे या फिर अभी देखते हैं, टाइम है तो मैं अभी बताता हूँ आपको इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर जो यहाँ 45 तो वो यहाँ कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। इधर कितना है, 30 डिग्री है। डायमेंशन में कोई फर्क नहीं है, वो दोनों एक जैसे बनेंगे। तो ये हमने खींचा और ये पैरेलल मिला दिया, जो आपका 60 था। उसमें क्या था, ये भी आपका जो था वो भी ये आपको 80 था। और ये आपका क्या था, ये आपका एक 40 mm ऊपर हो गया। जो डायमेंशन लाइन उसमें थी वो लाइन इसमें है। अब इन दोनों फिगर में अगर आप देखेंगे तो दोनों में एक ही चीज आपको नजर आएगी कि दोनों में अंतर क्या है। तो हमेशा अंतर एक ही दिखेगा, डिग्री का। दो चीजें आप देख पा रहे होंगे जितना मुझे समझ में आ रहा है। इसके अंदर एक चीज तो हमारे अंदर ये होगी कि जो दिख रही है इसके अंदर विदाउट डिग्री विदाउट डायमेंशन, तीनों फिगर्स आपके सामने हैं और तीनों में साफ साफ आप एक अंतर देख पा रहे होंगे, है ना। यहां पर विदाउट डिग्री, क्या, विदाउट डिग्री, और ये 45 डिग्री वन साइड और ये 30 डिग्री वन साइड, ठीक है। इतना भी, इतने में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन में बताए, यानी अगर हम यहां से चले तो प्रोजेक्शन के दो पार्ट, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को हिंदी में क्षैतिज प्रक्षेप कहते हैं और इसमें 3 डायमेंशन होते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये 90 डिग्री पर होता है, इसे हिंदी में लंबकोणीय प्रक्षेप कहते हैं। इस पूरे एरिया की बात हम अभी नहीं करेंगे, सिर्फ बाएं साइड हम आपके देखेंगे, जितना अभी तक समझाया है मैंने उतने को ही समझने की कोशिश करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही इजीली समझ में आएगा आपको। इतना इजीली समझ में आएगा अगर आप इसकी ग्राफ पे एक नजर डालेंगे तो आपको किस तरह से इसमें आना है और क्या क्या सिमिलरिटीज देखनी है कि क्या दोनों में समान है और क्या दोनों में असमान है। तो समान इसमें क्या था, प्रोजेक्शन से हम चले दो पार्टों में बटा। इसमें समान दोनों में क्या है, यहाँ चित्रीय प्रक्षेप है या लंबकोणीय। यहाँ हमेशा 90 डिग्री होगा, यहाँ हमेशा जो है कोई भी डिग्री हो सकती है। ये हमेशा 2D होगा, ये हमेशा 3D होगा। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, 2D, यानी ये जो पूरा का पूरा एरिया 2D पार्ट है और ये पूरा का पूरा एरिया 3D पार्ट है। अब आते हैं 3D पार्ट में। 3D पार्ट के अंदर पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, चित्रीय प्रक्षेप और 3 डायमेंशन, तीनों के 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। पर्सपेक्टिव व्यू जो विदाउट डिग्री पे बना होता है, जैसा आपको नीचे फिगर में बताया गया है। ये फिगर और ये फिगर में कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ एक छोटा सा अंतर है जो आपको दिख रहा होगा कि ना किसी चीज की लंबाई चौड़ाई दी है ना डिग्री दी है। यही दो चीज अगर इसमें दे दी जाए तो डेफिनेटली किसी ना किसी चीज को ये फॉलो करेगा, इसको या इसको, इसलिए ये अलग है। इसलिए यह इंजीनियरिंग के अंदर से गायब भी हो जाता है, बहुत लोग का है। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे दूर दराज में हम कोई बनी, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं और काफी ज्यादा दूर जाके कोई मकान दिख रहा हो या कोई पेड़ दिख रहा हो, पेड़ तिरछा भी हो सकता है, मकान के अगर कॉर्नर में होंगे तो उसके भी 3 डायमेंशन दिख रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है कि मकान तो दिख रहा है लेकिन ना उसके डायमेंशन का पता है, ना उसकी जो भी हाइट है, लेंथ है, विड्थ है, कुछ पता नहीं है, लेकिन चित्र तो लग रहा है। इसलिए वो पिक्टोरियल के अंदर आता है जो इस चित्र को पूरे को फॉलो करता है। ऑब्लिक व्यू के अंदर है। अब ऑब्लिक व्यू के अंदर हम इसको अगर एक डेस्टर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या है, डेस्टर है, और डेस्टर को क्या किया, एक बेस लाइन है हमारे पास और उस बेस लाइन पे उसकी एक सतह को पूरा टिका दिया और एक तरफ 45 डिग्री पर उसको झुका दिया, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है। अब मान लो डेस्टर की उसकी जो लंबाई है वो 80 है और विड्थ जो है 60 है और जो उसको थिकनेस है वो 40 है, सॉरी, तो ये कितना है, 40 है। अब इसके माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 45 डिग्री पे भी हो गया, ऑब्लिक व्यू भी हो गया, तिर्यक प्रक्षेप भी हो गया। अब तिर्यक प्रक्षेप में दोनों ही तिर्यक हैं, तो ये 45 पे 30 भी, ये दोनों समांतर है। इन दोनों फिगर्स में अगर देखेंगे तो एक तरफ 30 इधर है और एक तरफ 30 इधर है, और ये सिर्फ 45 पे, बाकी पूरे फिगर की डायमेंशन में, आकार में, चित्र के दिखने में कोई फर्क है नहीं है। यानी इस तरीके से क्या है, हमें तीनों चित्र में कोई कंफ्यूजन, अगर किसी भी को कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो बताएं कि इसमें क्या है। तो यानी इस तरीके से इसमें ये हो गया और फिर ये ऑब्लिक व्यू हो गया और ये 30 डिग्री, तीनों में अंतर
डिफरेंस जो समझ गया वो समझ लीजिए 3D के व्यूओं को बने हुए प्रक्षेप में आप समझ जाएंगे चित्र को देखकर, क्योंकि जब आप आगे बुक देख रहे होंगे तो बुक में कहीं 45 और 30 का नाम ही नहीं होगा, लेकिन आप इतने इजिली इसको समझ जाते हैं अगर यहां से समझ जाते हैं तो कि क्या है 45 और क्या है 30 डिग्री, यही मुझे समझना था यहाँ पे। ठीक है, इस 3D के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताए। नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हम यहाँ पर 3D को समझ गए हैं कि 3D में क्या है, कैसे है और कैसे कैसे इनके अंतर है। जरूर इसको समझना, नहीं तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। स्पेशली मैं इस टॉपिक को फिर से बताऊंगा क्योंकि ये क्या है, जैसे जो है शरीर की एक जो है ना रीढ़ की तरह है, ये बिल्कुल बेस है ये, कि हम अगर यहाँ से नहीं समझ पाए तो आगे डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिगर्स में मैं आपको फिर बता रहा हूँ बुक के अंदर कहीं 30-45 डिग्री का नाम ही नहीं दिया होगा। किसी भी ऐसे फिगर आपने आपकी बुक में बहुत सारे बने होंगे, किसी भी राइटर की हो, अलग अलग बुक अलग अलग तरीके से हैं, कुछ हमारे से डिफरेंशियल भी वो बोल रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप आके पहुंचेंगे इस जगह पे, तो इस चीज को बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है। अब 2D क्या है, अब 2D के अंदर हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दो डायमेंशन का क्या तरीका बताया कि मान लो जैसे यहाँ पर हमने क्या बनाया है, एक 90 डिग्री के कोण बनाया है। अब मान लीजिए कोई आयत है, तो आयत में क्या हो सकता है, लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, यही होगा, होगा कि नहीं होगा। स्क्वायर में हमेशा क्या होगा, लेंथ होगा, विड्थ होगा, यही होगा। पंचभुज है, पेंटागन है, क्या होगा, कोई रेखाएं होंगी। खष्टभुज में भी ऐसे है, किसी भी प्रिज्म और पिरामिड की बात कर लो वो ऐसे है, जैसा मान लीजिए कोई सिलेंडर आप बना देते हो, हॉलो सिलेंडर बना देते हो, सॉलिड सिलेंडर हो गया या फिर हॉलो सिलेंडर हो गया। यानी ये ऐसी कोई डायमेंशन ऐसी नहीं दिख रही है जिसके अंदर की हॉलो सिलेंडर हो गया, यानी ऐसा इसमें कोई फिगर आप बता दो, इसमें बता दो, इसमें बता दो, इसमें बता दो, इसमें कोई भी फिगर आप बता दीजिए जिसके अंदर आपको लग रहा हो कि 3 डायमेंशन एक साथ दिख रही हैं, नहीं दिख रही है ना, क्लियर है, ठीक है, नो डाउट। तो इसके अंदर जब भी ये 3 डायमेंशन दिखेंगी और जितने भी हमारे ज्योमेट्रिकल के पार्ट्स होंगे इसके अंदर सारी की सारी 2 डायमेंशन के अंदर 2 ही डायमेंशन आपको दिखेंगी। तो चाहे फिगर ये हो, चाहे पेंटागन हो या फिर रेक्टेंगल हो, फिर या स्क्वायर हो या फिर सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो या हॉलो सिलेंडर हो, इनके किसी के भी अंदर आपको 2 ही डायमेंशन दिखेंगे, 3 डायमेंशन नहीं दिखेंगे। यानी ये तो डेफिनेटली तय है कि जब भी ऑर्थोग्राफिक के अंदर आप देखेंगे तो आपको 2 ही डायमेंशन दिखेंगी और नाप तो होगा ही होगा, क्योंकि ड्राइंग में जैसे ज्योमेट्रिकल में आते हैं वैसे इसके अंदर पूरे ईडी की बात करो तो कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसके अंदर डिग्री और डायमेंशन डिफाइन ना हो, डायमेंशन भी डिफाइन होगा और डिग्री भी डिफाइन होगा। तो ये चीज आप हमेशा उसको ध्यान से ही समझें और समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। अब इसके अंदर जैसे हमारी छोटी छोटी चीजें आती हैं कि जैसे हमारे पास है फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल। अब ये क्या है, ये एक पूरा कोऑर्डिनेट्स का लेशन है, जिसने भी शायद कोऑर्डिनेट को पढ़ा होगा उसको बेहतर समझ में आएगा। मैं मोटा मोटा कोऑर्डिनेट को बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट में जाऊंगा तो ये लंबा होगा। बेसिकली हमको सीखना क्या है, सबसे पहले पिक्टोरियल के बाद ही हम ऑर्थोग्राफिक के अंदर जाएंगे। तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है ना 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट मतलब कितने एंगल्स होते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, हमने लिख दिया 1 2 3 4। बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन इसके अंदर ये आएगा, यहाँ पर आपने लिखा 1 2 3 4, हमेशा लिखा जाता है, हमने जो पढ़ा है 1 2 3 4। क्या है कि जैसे आपने मैप देखा होगा और आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी क्या होता है, घड़ी हमेशा या तो क्लॉकवाइज चलने का प्रावधान हो सकता है उसके अंदर या एंटी क्लॉकवाइज। वैसे होता क्या है, हमेशा क्लॉकवाइज चलती है, ऐसे चलती है, नहीं चलती, चलती है। तो यानी अब इसको अगर इसका मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाए
जैसे आप जो लोग होंगे, जैसे मोटर में पड़ा होगा, पंखे में, पंखे उल्टे चल सकते हैं, चल सकते हैं। यानी जो भी कोई चीज अपने किसी एक धुरी पे टिक कर राउंड कर सकती है, अगर वो मैकेनिकल मैकेनिज्म उसके अंदर है, तो कोई भी फेलियर के कारण वो अपोजिट चलाई जा सकती है, ये जानबूझकर ही उसको एंटी क्लॉकवाइज चलाई जाती है। मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन इतना समझना इसलिए है कि हम जब भी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारा वो थर्ड एंगल कहलाता है, क्योंकि थर्ड एंगल में चीजें क्लॉकवाइज घूमती हैं, रोटेट करती हैं। ये चीज इधर को रोटेट करेगी, ये इधर को रोटेट करेगी, ये इधर को रोटेट करेगी। जब भी आप फर्स्ट एंगल की बात करेंगे तो ये इधर को रोटेट करेगी, ये इधर को रोटेट करेगी, ये इधर को। हमको समझना ये है कि फर्स्ट एंगल में जितनी भी चीजें हैं वो सब एंटी क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट को घूमती हैं, और थर्ड एंगल में वो क्लॉकवाइज घूमती हैं। जैसे मैप है, मैप में हमारा क्या होता है, हमेशा हमेशा जो है बॉटम में क्या होगा, नीचे ऊपर ईस्ट होगा, नीचे वेस्ट होगा, बाएं साइड पे हमारा नॉर्थ होगा, दाएं पे हमारा साउथ होगा। क्या ऐसा होता है? ऊपर नीचे तो है नहीं। दुनिया तो क्या है कि हमारे पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, यानी चारों तरफ में आएगा ना। लेकिन इसको कैसे बनाया गया मैप में? इस तरीके से। तो ठीक वही चीज है यहाँ, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का उसका तरीका है। और ब्रीफ में जिसको ना है तो मैं इसको कोऑर्डिनेट के माध्यम से समझाऊंगा पूरा, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेट का रिलेशन समझ में नहीं आता है तब तक जो है यहाँ पर चीजें। लेकिन हमें यहाँ ये समझना है कि इन दो पे नहीं बनता और इन पे दो पे बनता है। वो कारण मैं आपको बता देता हूँ क्यों बनता है। एक तो पहला इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है, एक मैप और एक घड़ी। ठीक वैसे ही इमेजिन करना है जैसे घड़ी नहीं चल सकती है, या तो क्लॉकवाइज चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, वैसे ही हमारा मैप के अंदर है कि जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर बनेगा क्यों नहीं बनेगा वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब इसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो ये क्या है, सीधे सीधे इसको अंदर हमने एक पॉइंट लिया और इन पॉइंटों में मैंने 4 पॉइंट बनाए। अब मान लो एक को माना मैंने फर्स्ट, एक को सेकंड, एक को थर्ड और एक को फोर्थ, ये 4 कोऑर्डिनेट हो गए। अब मान लीजिए एक हमारे पास लंबाई है 20 mm लंबा और एक है हमारे पास 40 लंबा, यानी 2 रेखाएं, एक 20 एक 40। अब फर्स्ट एंगल में जब कोई चीज बनेगी तो छोटी रेखा क्या होगी, ये ऊपर आ जाएगी और 40 नीचे चली जाएगी। ठीक, लेकिन जब सेकंड एंगल में बनेगी तो इसी के ऊपर 20 बनी और इसी के ऊपर 40 बनी। अब यहां किसी को 20 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, यानी इसकी जो दूरी है 20 ये है और 40 ये टोटल है, लेकिन दोनों क्या है, दूसरे के ऊपर लैप कर गई। थर्ड एंगल में यही चीज जो एंटी क्लॉक जो है क्लॉकवाइज घूमती है तो 40 ऊपर हो जाती है और 20 नीचे आ जाती है, और इसमें क्या है 20 के ऊपर 40 बन गई। तो आप बताइए कि इसमें यानी 2 ऐसे व्यू आपको दिखेंगे, एक ये वाला और एक थर्ड वाला, जिसमें एक लाइन 20 वाली ऊपर 40 नीचे है और थर्ड में 40 वाली ऊपर और 20 नीचे है, क्योंकि इसमें गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या? एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ इतना समझना है इसके अंदर कि एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो कौन सी रेखा किस जगह पर पहुंच जाएगी। फर्स्ट एंगल में दोनों एक नीचे और एक ऊपर आ जाएगी, सेकंड में दोनों एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये है उंगली 20 है, मान लो ये 40, तो ये लैप कर गई, नहीं दिखेगी। इसी तरीके थर्ड एंगल में जब घुमाया तो ये क्लॉकवाइज चला और ये आ गया यहाँ पे और ये छोटी वाली हो गई ऊपर, तो टोटल की टोटल क्या हुई, 2 डिग्रियों में आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब इसमें और ब्रीफ में जिसको भी कोई कोऑर्डिनेट में दिक्कत हो रही होगी वो कोऑर्डिनेट के बारे में मुझसे अलग से पूछेंगे, या फिर मैं नेक्स्ट जब भी बनाऊंगा तो आगे की वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेट के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, लेकिन अपने को समझना है कि फर्स्ट डिग्री और थर्ड डिग्री 2 में बनते हैं, फोर्थ सेकंड और फोर्थ में नहीं बनते, और इन दोनों का रीजन किसी को समझ में आ गया तो वो उसका सवाल यहीं पर क्लोज हो जाता है कि क्यों नहीं बनता, लेकिन वो समझ में क्लियरली बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट एंगल में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहां पर क्लॉकवाइज। ठीक है, ओके। अब आती है बात ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स को हम कैसे बनाते हैं
वो हम सीखेंगे। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो एक ही फिगर में जैसे बताऊंगा वैसे ही आपके दिमाग में ये चीज समझ में आ जाएगी कि इस फिगर में कैसे इसको हम बनाते हैं। ठीक है, अब ये मिटा दूं, है जरूरत? नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है, मैं इसके अंदर आपको ये पार्ट अभी मिटा देता हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब मान लो मैंने ये फिगर बनाना चालू किया, क्या? ऑब्लिक। अब मैंने एक चीज किसी ने अभी तक नहीं पूछी है कि हमने जहां भी लिखा सारे के सारे कैपिटल लेटर क्यों लिखा? नहीं लिखा ना, क्योंकि अगर आपको एबीसीडी यानी लेटर राइटिंग का लेसन जिसने पढ़ा होगा क्लियरली होगा, क्लियरली बिल्कुल डिफाइन होगा कि हम इसमें क्यों हम इसको कैपिटल में ही लिख रहे हैं। तो इसके अंदर कैपिटल में लिखने का एक ही रीजन है कि जब भी कोई ग्राफिक्स एग्जाम में आपको बनाने को आएगा, प्रोजेक्शन बनाने को आएगा, उसके अंदर जहां भी आप लिखेंगे टोटल कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। वो एक अलग बात है, लेटर राइटिंग के अंदर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें भले ही आप स्मॉल और कैपिटल लिख सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्शन के अंदर ओनली कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। अब आज में मैं आपको एक फिगर बना के यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, अब पहला फिगर, जैसे इसी फिगर को मैं ब्रीफ में जानने की कोशिश करता हूं कि ये पहला और दूसरा, क्योंकि इसका स्कोप यहाँ पर खत्म हो जाता है। पूरी इंजीनियरिंग के अंदर कोई चीज नहीं मिलेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको डिग्री और विदाउट डायमेंशन की कोई चीज नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं मिलेगा। अब हमको समझना क्या है, इन दोनों चित्रों को। ठीक है, अब इन दोनों चित्र में हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई हम एक बेस पे एक लाइन, पर्टिकुलर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब मान लो ये लाइन हमने खींच ली। आपके पास सभी के पास प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर से आप क्या करेंगे, यहां पर एक पॉइंट बनाएंगे, 90 डिग्री पर एक पॉइंट बनाएंगे और एक बनाएंगे हम 45 डिग्री, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं अभी इस वक्त, ऑब्लिक व्यू बना रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो बिल्कुल जरूर पूछना। अब हम इस रेखा को इस रेखा से पूरे सीधे मिला देंगे। ठीक है, मिल गया, और इसको यहां पर हम 45 डिग्री को सीधे 90 से मिला देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ये हमने यहां पर कैसे बनाया, प्रोटेक्टर रखा, एक पॉइंट 90 डिग्री बनाया और सीधे जितने mm की ऊंचाई खींचनी थी हमने खींच ली। मान लो हमें पहले से डिसाइड है कि ये 80 बनाना है, ये 40 बनाना है और ये 60 बनाना है, तो हमने क्या किया, इसको 40 तक ले गए, इसको 80 तक ले गए, और फिर पैरेलल हम दोनों को एमडी की सहायता से या सेट स्क्वायर की सहायता से। अब आपने बहुत सारे लोग एमडी की सहायता से बनाते हैं, अब बहुत सारे लोग कौन होते हैं, क्योंकि आईटीआई में हमेशा सेट स्क्वायर से बताया जाता है और डिप्लोमा में हमेशा एमडी की सहायता से बनाई जाती है। मिनी ड्रॉफ्टर, मिनी ड्रॉफ्टर क्या है, मिनी ड्रॉफ्टर प्रोटेक्टर कम जो है प्रोटेक्टर, स्केल और राइट एंगल, तीनों चीजों का एक जो है कॉम्बिनेशन टूल्स है या एक इंस्ट्रूमेंट है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मिनी ड्रॉफ्टर। मिनी ड्रॉफ्टर के अंदर आपको स्केल मिल जाएगी, आपको प्रोटेक्टर मिल जाएगा और आपको 90 डिग्री बनाने के लिए टी स्क्वायर जिसे बोलते हैं वो मिल जाएगा। यानी तीनों टूलों का कॉम्बिनेशन से क्या बना दिया गया, मिनी ड्रॉफ्टर। तो उसकी सहायता से भी आप इसको बना सकते हैं। अगर वो भी किसी को ना समझ में आए कैसे चलाते हैं तो वो भी आप मेरे से पूछिए, मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक एक चीज जो है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि अगर सब्जेक्टिव चलेंगे हम, तो सब्जेक्टिव क्या कहता है कि पहले इंट्रोडक्शन जानो, फिर टूल्स जानो, फिर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग अभी तक की क्लास पिछले अपने अपने कॉलेज में या फिर जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पर स्टडी किए होंगे, तो आपको ये बेहतर वो चीजें समझ में आती होंगी। फिलहाल किसी को कोई कंफ्यूजन हो बिल्कुल जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरफ क्या करते हैं, ये ऑब्लिक बना रहे थे, इधर मैंने बेस पे बनाया था, तो हम इसको 40 डिग्री पे सीधे पॉइंट बनाते हैं और ये को भी जो है 40 डिग्री 40 mm पे उठा लेते हैं और इस लाइन को सीधे यहाँ से मिला देते हैं। किसी का इतने से कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकता है, इसमें जेन्युइन है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फिगर के अंदर ये ऐसे खींचा लाइन और ऐसे खींचा और इसके अंदर इसको हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब इसमें बन गया है, ये लाइन कितना था हमारा 40 था, ओ सॉरी डिग्री कितना था 40 था, लेंथ हमने कितनी बोली थी आपको, ये हमारे पास 80 था, तो हमने यहाँ पर 80 mm लिखा। ठीक है, ये कितना है हमारा 60 है, तो इसको हमने 60 लिख लिया।
और ये हाइट कितनी है हमारे पास 40 है, तो हमने इसको 40 लिख लिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कैसे बनेगा, बेस से बेस पे उठाना है, कैसे बनेगा ये सिर्फ आपको सेट स्क्वायर और एमडी चलाना आता है। जिनको नहीं आता होगा तो हम आपको उसको अलग से बता देंगे। ठीक है, अब यहां पर अगले पॉइंट से इसके पैरेलल ये लाइन आनी चाहिए, तो जब इसके पैरेलल ये लाइन आएगी, ऐसे आएगी, तो अपने आप इसके पैरेलल वो लाइन बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? देखिए, यानी 60 ये है, 60 ये है और 60 ये है, 80 ये है, 80 ये है, 80 ये है, 40 ये है, 40 ये है, 40 ये। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि सब एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे। अब यहां पर हम बना दिया, देख रहे हैं आप, यही फिगर है पूरा पूरा आ गया। अब इसमें एक चीज होती है कि चित्र में क्या फ्रंट है, क्या लेफ्ट है, क्या कौन सा एरिया है, वो कैसे पता चले। तो इंजीनियरिंग के अंदर अगर मान लीजिए इसके सामने लिख दिया गया, क्या लिखा गया, इसके सामने लिख दिया गया फ्रंट, तो अब क्या किसी को बताने की जरूरत है कि लेफ्ट कौन है राइट कौन है? नहीं है। कैसे? ठीक वैसे जैसे आप किसी के घर के सामने गए और आपको दरवाजा मिल गया, किधर दरवाजा लगा है, तो आप वहां से खड़े होकर आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके घर का लेफ्ट क्या और राइट क्या है। लेकिन अगर आपको घर के साइड में खड़ा कर दिया जाए तो आपको पता नहीं चलता कि दरवाजा कहाँ है, बाएं भी हो सकता है, सामने भी हो सकता है, बैक भी हो सकता है। तो ठीक उसी तरीके अगर इस चित्र में फ्रंट डिसाइड हो जाए, अब मान लीजिए कुछ कंडीशन आती है बुकों में कि वहां पर फ्रंट नहीं लिखा होता है, ठीक है, अब फ्रंट मान लो नहीं लिखा, तो इंजीनियरिंग का वो रूल्स है इस फिगर के अंदर जो मैकेनिकल ड्राइंग के अंदर खासतौर पर ये मैकेनिकल या कार्पेंट्री ड्राइंग के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें समझना है कि जो भाग चित्र का सबसे लंबा होगा वही हमेशा फ्रंट माना जाएगा, यदि डिसाइड नहीं है तो, और डिसाइड है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। तो यानी अब चित्र में हम 45 मिटा दें तो यहां से देख के आप बता सकते हैं ना बिल्कुल कि कौन सा फिगर है। यानी एक तरफ बेस पे अगर टिका होगा तो हमेशा 45 डिग्री वाला ही चित्र टिका होगा, डेफिनेटली तय है। तो अब अगर हम यही फिगर एक तरफ उठा के बना दें तो क्या आपको नहीं पता चलेगा कि ऑब्लिक है या आइसोमेट्रिक है? पता चल जाएगा ना। यानी इसका तो काम ही खत्म हो गया है पर्सपेक्टिव का, बचा क्या, एक बेस पे एक तरफ 45 है तो ऑब्लिक, और दोनों तरफ अगर डिग्री बनी है तो फिर आइसोमेट्रिक। क्लियर? दो फिगर दो तरीके के। यानी अब आपको बिल्कुल डिसाइड हो गया होगा कि मतलब कंफर्म हो गया होगा कैसे हम इसको, ठीक है। अब यहां पर हम इसके अंदर ये क्या है हमारा, ये कौन सा व्यू है, ऑब्लिक व्यू। अब हम यहां पर लिख देंगे OBLIQUE ऑब्लिक व्यू, ठीक है, ये ऑब्लिक व्यू है। क्यों लिखा? अब यहां डिग्री मैंने मिटा दिया, आपकी बुक में भी डिग्री कहीं नहीं लिखी होगी, सिर्फ जहां पर इसका एक्सप्लेनेशन लिखा होगा वहीं पर लिखा होगा कि इसको कैसे बनाते हैं, अदरवाइज कहीं नहीं लिखा होगा कि कितने डिग्री पर कैसे बना हुआ है, ठीक है। अब इसके नीचे आते हैं, एक चीज हम इसमें लिखते हैं, ऑल डायमेंशन all dimensions are in mm, ठीक है। अब ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि फिर हर जगह सेंटीमीटर मीटर में यूनिट नहीं लिखी जाती, यहाँ ड्राइंग के अंदर जो भी चीजें लिखी जाएंगी वो mm में होंगी। 80 60 40 लिखा मतलब mm में, तो आपको फ्रंट डिसाइड हो गया, ऑब्लिक क्यों है ये भी डिसाइड हो गया, क्योंकि एक तरफ 45 डिग्री एक तरफ बेस पे टिका है, इसलिए 45 को मिटा भी कोई दे तो हमें पता चल जाएगा। और फिगर में लिखा हो या ना लिखा हो आप उसको mm में ही पढ़ेंगे, ये इंजीनियरिंग का रूल्स है। क्योंकि कोई भी मैप हो, मैंने कल भी बताया था कि A4 साइज की पेपर पे ही सारा मैप बनेगा, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर वहां पे दिखना है कि क्या है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
तो यानी ये है दोनों में फर्क। अब आपको क्लियर डिफाइन हो गया होगा कि क्या है। इस पे चित्र बनेगा नहीं। अगर कोई चित्र बेस पे बना है, एक तरफ झुका है तो वो ऑब्लिक हो जाएगा। अगर फिगर दोनों तरफ झुका है तो वो आइसोमेट्रिक हो जाएगा। तो यानी हमारे पास पढ़ना है हमको कौन सा, एक और दो फिगर्स हमें इसके बाद पढ़ने हैं। एक के बारे में मैंने बता दिया, दूसरे में फिर सिर्फ इतना अंतर है कि ये हमें क्या होगा, ये भी अगर हम इसे 30 पे कर दें, इसे भी 30 पे कर दें। यानी एग्जांपल के तौर पे क्या करें, लाइन खींची, ये लाइन खींची, इधर भी 30 कर दिया, इधर भी 30 कर दिया, और इधर भी खींचा और इधर भी 30 कर दिया, और इस चित्र को हमने ऐसे बना दिया। तो ये क्या कहलाया, 30 डिग्री। और सारी डायमेंशन टू इक्विवेलेंट, ऑल डायमेंशन टू सेम, यानी सेम डायमेंशन इसके अंदर कर दें तो क्या आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फ्रंट भी वही रहेगा। तो ये अब ये इसको क्या कह सकते हैं हम, आइसोमेट्रिक है। इस साइड में जो लाइनें लिखी हैं यानी ऑब्जेक्ट लाइन, जितनी भी मोटी लाइनें इसके अंदर बनी है ऑब्जेक्ट हो गई। जो यहाँ पर हिडन लाइन है डॉटेड की तरह, वो हिडन लाइन हो गई। और डायमेंशन लाइन, यानी इसमें कितनी लाइनों का प्रयोग किया, मैंने 3 लाइनों का प्रयोग किया, इसलिए साइड में टाइप्स ऑफ लाइन हमेशा लिखी हैं। अगर हमें इन लाइनों का ज्ञान ना होता तो क्या हम इन चीज को पढ़ पाते, समझ में नहीं आता, क्या आता, नहीं आता। तो लाइनों के माध्यम से, यानी किसकी है, ये ड्राइंग की एक तरीके की वर्णमाला हो गई। सभी को पिक्टोरियल प्रोजेक्शंस के अंदर अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो वो जरूर बताएंगे हमको कि पिक्टोरियल के अंदर क्या है। और मैं लास्ट में जो है क्लास के अंत में एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को जो चीजें हैं वो बिल्कुल बिना जो है जितनी भी क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, जिससे मैं आगे उन चीजों को जोड़ पाऊं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी लेके आऊंगा और आपके लिए मैं ये बताऊंगा कि ऑब्लिक व्यू एज ए क्वेश्चनर कैसे होता है और इसके आगे का हम आंसर कैसे निकालते हैं। इन दोनों व्यू के साथ मैं फिर से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको पिक्टोरियल से ऑर्थोग्राफिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीजें बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।